हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो हम लोगों ने स्कैटरिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और यूनिट नंबर सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हम लोग रिलेटिविस्टिक फॉर्मलिज्म पढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो कोई क्वांटा पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव करता है तो क्या क्या होने वाले हैं उसके फिनोमिना। मतलब जब भी कोई क्वांटा पार्टिकल मूव करता है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, उसमें कहीं भी सी नहीं आता। जहाँ पर सी आ जाता है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो जहाँ सी आ जाएगा वहाँ पर पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव कर जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, अगर कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव करता है तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि के जी इक्वेशन वर्क करती है। के जी इक्वेशन जो होती है वो श्रोडिंजर इक्वेशन की रिलेटिविस्टिकली फॉर्म होती है। मतलब अगर हम श्रोडिंजर इक्वेशन को रिलेटिविस्टिकली देखेंगे तो वो इस प्रकार दिखेगी कि वो के जी इक्वेशन की तरह दिख जाएगी, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। अब आगे क्या है कि के जी इक्वेशन से एक ना एक सवाल तो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है वही आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस के जी क्वेश्चन से बन जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें देखो आप आगे कि अगला जो सवाल है वो है लोरेंज इन्वेरिएंस ऑफ के जी इक्वेशन। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2016 में ही आया था। प्रूव दैट, देखिए आपको दिख रहा होगा सामने क्वेश्चन कि प्रूव दैट के जी इक्वेशन इज़ इन्वेरिएंट रिलेटिविस्टिकली। मतलब ये है रिलेटिविस्टिक में क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो फ्रेम होती है, एक एस फ्रेम एक एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम जो होती है वो एस डैश के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है और एस डैश जो है वो एस के रेस्पेक्ट में अप्रोक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी से मूव करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो एस फ्रेम में जानते हैं, एस मतलब स्टेशनरी फ्रेम, और हमें उन क्वांटिटीज़ को एस डैश फ्रेम में निकालना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से उनको निकाल लेते हैं। आपको बताइए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, आप सबको पता है। ये देखो ये होता है एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। मतलब अगर आपकी फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर दी है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट उसके वैसे के वैसे ही दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिलेटिविस्टिक में एक चौथा कोऑर्डिनेट भी काम करता है, जिसे टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो उसमें भी चेंज आता है। तो आपको दिख रहा होगा टाइम कोऑर्डिनेट में भी चेंज, टी डैश बराबर क्या है। इस प्रकार से लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब जो क्वांटिटीज़ एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, ठीक है, वो क्वांटिटी इनवेरिएंट कहलाती है। मतलब जो क्वांटिटी एस फ्रेम में है वही एस डैश फ्रेम में हो तो उसे इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब चलो यही आपको प्रूव करना है कि जो के जी इक्वेशन है वो इनवेरिएंट है। तो देखो हम प्रूव करते हैं इसको। सपोज तो यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है फ्रॉम के जी इक्वेशन। तो ये के जी इक्वेशन है, इसमें दो चीज़ें आपको पता है, एक तो डी एलम्बर्ट ऑपरेटर होता है और एक टर्म होती है एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साइन। अब एम नोट रेस्ट मास है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, सी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एच कट प्लांक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तीनों ही क्वांटिटीज़ जो है ये कांस्टेंट है। तो भैया ये तो एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में वही की वही सेम रहने वाली है। चलिए अब रही बात डी एलम्बर्ट ऑपरेटर की। इसका मतलब ये है कि डी एलम्बर्ट ऑपरेटर को हमें इनवेरिएंट प्रूफ करना है। मतलब डी एलम्बर्ट ऑपरेटर को हमें कांस्टेंट प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कांस्टेंट हो गया इसका मतलब पूरी के जी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगी। चलिए तो ये लिखा हुआ है सिंस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वन एच कट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट सो इट इज लोरेंज इनवेरिएंट।
वी हैव टू जस्ट प्रूव दैट डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर ऑल्सो इनवेरिएंट। चलो प्रूफ करते हैं इसको। तो डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर ये होता है, आपको बताइए, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब अगर यही चीज़ मैं एस डैश फ्रेम में लिखता हूँ तो ये प्राइम कोऑर्डिनेट में लिखाई में आ जाएगी, हर चीज़ एज अ प्राइम कोऑर्डिनेट में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब फ्रॉम लोरेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन, इफ एस डैश इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, मान लो एस डैश जो है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v से मूव कर रहा है, तो ये आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे बट ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि डेल अपॉन डेल एक्स जो होता है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, डेल अपॉन डेल वाई कैसे होता है, डेल अपॉन डेल जेड कैसे होता है। तो ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको याद नहीं होंगे। और जहाँ पे गामा बराबर क्या होता है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप लोग क्या करें, 4 से जो वैल्यूज़ है वो 3 रख देंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल जेड है, इनका वैल्यू जो है देखो, तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 में, तो डेल अपॉन डेल एक्स डैश लिखा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर। और जब आप यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये ए है प्लस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसे बोल देंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो x भी आ जाएगा और t भी आ जाएगा, हो गया। तो ये मेरे पास पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म में कोई चेंज है ही नहीं, डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई डैश बराबर डेल अपॉन डेल वाई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी टर्म में भी कोई चेंज नहीं है। चौथी टर्म में चेंज है, तो वही चीज़ है, गामा स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो इधर गामा ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये आपको प्रूफ करना है कि क्या ये सच में डीएलएम्बर्ट के बराबर आता है क्या। चलो इसको आगे प्रूफ करते हैं। ये क्या चल रहा है, दिस इज़ द डीएलएम्बर्ट डैश स्क्वायर ना। आगे चलते हैं, तो डीएलएम्बर्ट डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लो एक साथ ही ना, हर एक टर्म को ओपन कर लो, तो गामा स्क्वायर ठीक है। अच्छा कहीं भी माइनस नहीं आया है क्या, ओके यहाँ माइनस है ना, वही तो मैं सोचूं, माइनस जो है यहाँ पे ना, और 1/c स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल सी स्क्वायर था, तो यहाँ पर 1/c स्क्वायर भी तो आएगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड माइनस 1/c स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये होता है ना, सही है। तो ये हो गया प्लस प्लस और y और z तो कोई चेंज है ही नहीं, तो y और z को तो छेड़ो ही मत आप, है ना, वो तो वैसे भी इनवेरिएंट है। और पीछे की तरफ जो है वो है माइनस, ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2v गामा अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल टी। तो ये तो कट गया है ना, क्योंकि यहाँ भी 2v अपॉन सी, यहाँ भी 2v अपॉन सी और गामा अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर तो c है और यहाँ पर सी स्क्वायर है, ये डिफरेंस भी तो है। ठीक है, ये डिफरेंस भी तो है। तो यहाँ पर इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ एक छोटी सी शायद गलती कर दी कि 2ab लिखा ना मैंने, तो 2ab में यहाँ पर v अपॉन सी स्क्वायर लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये गलती मैंने यहाँ कर दी। a स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगी पावर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सही है, ओके, ऑल राइट, इट्स क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v अपॉन सी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर भी 4 पावर आ जाएगी ना, और यहाँ अपने आप 2 पावर। अब ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। अब आगे देखिए आप लोग क्या करना है। अब आगे आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक बार कलेक्ट करना है। जैसे ये टर्म है ना, और एक ये टर्म है, इसमें डेल टू पर डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो उसे कलेक्ट कर लो। कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को मत छेड़ो, और डेल टू अपॉन डेल जेड को मत छेड़ो। अब लास्ट टर्म में ये वाली टर्म है, इस टर्म में और इस टर्म में आप लोग क्या करिए कि माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर को बाहर ले लो और गामा स्क्वायर को बाहर ले लो, और साइड में लो डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इस टर्म से क्या बचेगा, माइनस बाहर लिया है ना आपने, तो इस टर्म से तो बच जाएगा 1, और इस टर्म से क्या बच जाएगा, माइनस और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ख़त्म काम। तो सिंस वी नो दैट गामा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ से, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था गामा क्या होता है, देखो। तो यहाँ से आप लोग पुट कर दो, ये बात आप जानते हो गामा बराबर क्या होता है। तो गामा की वैल्यू पुट कर दोगे ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और y में तो कोई चेंज है नहीं, z में कोई चेंज है नहीं, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, 1 अपॉन सी स्क्वायर। गामा की वैल्यू पुट कर दो, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बस हो गया काम हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये वापस क्या बनेगा, डी एल एम बट ऑपरेटर। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया कि ये वाले हो गया काम। तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्रूव्ड हो गया। सो डी एल एम बट ऑपरेटर ऑल्सो इनवेरिएंट। सो D'Alembert operator also invariant under Lorentz transformation.
अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ दैट इज वी कैन से दैट इज we can say that K is equation invariant under Lorentz transformation. K is equation invariant under Lorentz transformation। तो ये सवाल था ना, एक और सवाल था जो कंप्लीट हुआ के जी इक्वेशन से। तो अगला सवाल जो है वो अगले में पढ़ेंगे। थैंक यू।